हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज हम कर रहे हैं हमारा सीजीएल 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट 3 विच इज़ गोइंग टू बी 18 सितंबर की शिफ्ट 3 सीजीएल 2025 के प्री की। ठीक है, किसने स्पेसिफिकली बोला था कमेंट्स में कि ये वाली पहले करवा दो, तो इसलिए मैं ये वाली पहले करवा रही हूँ। ठीक है, अब ये करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों के देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो स्पीड का इशू सबको आता है उसको कैसे टैकल करना है, स्पीड बढ़ानी कैसे। नंबर 1 तो एवरी डे यू हैव टू गिव सेक्शनल मॉक्स, मिनिमम से मिनिमम 2 सेक्शनल मॉक देने ही देने। टेक्स्ट बुक के आपको 20 मिनट वाले मिल जाएंगे और एक मस्ट डू सेक्शनल मॉक्स की मैंने जो है PDF डाली हुई है। हैंड रिटन मेरी लिस्ट है कि कौन कौन से ईयर के कौन कौन से शिफ्ट को जो है करना ही करना है, उन सबको करो। 20 मिनट्स के मिलेंगे टेक्स्ट बुक के, उनको 15 मिनट्स में करना शुरू करो। ठीक है, टाइमर लगा के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको भी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ करनी है। उसके लिए क्या करना है आपको, डेली की डेली जो मैंने मेरी मैथ्स की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में डिटेल में समझाया था कि कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ानी है। एक तो स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स ये सब याद होने चाहिए, और एक रैंडम कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है जो कि आप 2 रिपीटर्स की कैलकुलेशन PDFs आती हैं उनसे कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो कोई और ऐप उठा लो, वहाँ से कर लो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करने के लिए, वो ये है कि जब आप सेक्शनल मॉक कर रहे हो ना, तो जो छोटी छोटी चीज़ें जो आप सुनते हो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया या आपको भी एक आध बार अप्लाई कर देते, अप्रॉक्सीमेशन, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, इन सब चीज़ों को जब ऑप्शंस दूर दूर दिखे तो कैसे हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का एवरी सिंगल डे अपने मॉक्स में अप्लाई करना शुरू करो। जब तक अपने मॉक्स में अप्लाई नहीं करोगे अपने हाथों से, तब तक आपको उन पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है उसकी फोकस, मतलब आपको इतने ध्यान से वो करना है कि आपने एक बार में जब क्वेश्चन पढ़ा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा है उसको समझने के लिए, या फिर आपको ध्यान कहीं और है, क्वेश्चन में कुछ लिखा आप कुछ और पढ़ रहे हो, सिली मिस्टेक्स करो। बिकॉज सी, जब आप नॉर्मल पेपर करते हैं विदाउट सेक्शनल टाइमिंग, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ना, तो आपके पास इनफ टाइम होता था कि आप दोबारा कर सको। बट अगर 15 मिनट में आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आपको क्वेश्चन को अपने फर्स्ट गो में ही ठीक करना पड़ेगा। यानी आपको जो क्वेश्चन कर रहे हो उसको ध्यान से करना है ताकि उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्वेश्चन को गलत मत रीड करो। ठीक है, तो अपना फोकस, अपना अटेंशन ये आपको 100% देना ही देना पड़ेगा। और तीसरी बात, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना प्रोसेस कर सकते हो ना, उसको मेंटली प्रोसेस करने की कोशिश करो। ठीक है, आधी कैलकुलेशन मेंटली कर ली, क्वेश्चन के अंदर करना क्या है उसको मेंटली प्रोसेस कर लिया। ठीक है, और ये चीज़ भी अगेन हर मॉक में करके देखो, किसी क्वेश्चन में होगी, किसी क्वेश्चन में नहीं होगी। धीरे 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 रोज़ रोज़ करते करते एक पॉइंट पे आप आ जाओगे जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके जो आप मेंटली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जिसमें आपको पेन उठाने की भी नीड नहीं पड़ेगी, आपको आधा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपने यहाँ पे 2-4 कैलकुलेशन की छोटी छोटी और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बात वही घूम फिर के प्रैक्टिस इज द किंग। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको रीजनिंग की, मैथ्स की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, और आपको इस वाली सीरीज़ के इससे पहले वाले 2 जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, 2-3 जितने भी आए हैं वो मिल जाएंगे। ओके, तो शुरू करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन कहते हैं कि सॉल्व करो 6400 का रूट माइनस 2401 का रूट और फिर उसका 1/4 कर दो। क्या मैं क्वेश्चन ओरली कर सकती हूँ? येस कर सकती हूँ। कैसे? सिर्फ सुनना ध्यान से। 6400 का रूट क्या होता है? मेरे पास 80 होता है, मुझे पता है। 2401 का मुझे तो पता है 49 होता है, लेकिन अगर जिसको नहीं पता तो सुन लो अब कैसे करना है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि 50 का स्क्वायर मेरे पास होता है 2500। ठीक है, और जिनके भी साथ में 5 आते हैं ना, उसके स्क्वायर्स आपको कैसे निकालने चाहिए? 5 के लिए हम लिखते हैं 25, फिर जो यहाँ पर होता है ना उसको उससे नेक्स्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 × 5 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है 2025। अब 2401 का जब मुझे रूट निकालना है, 1 मुझे पता कब आ सकता है, या तो मैं 1 का स्क्वायर करूँ या मैं 9 का स्क्वायर करूँ, है ना। यूनिट डिजिट 1 कब आ सकता है? 1 के स्क्वायर पे, 9 के स्क्वायर पे। तो यानी कि 2401 है, तो यानी कि किससे कम है? 2500 से कम। वैसे तो 2500 से थोड़ा सा ही कम है, तो मुझे पता है डायरेक्टली कि 49 का स्क्वायर है। बट मान लो अगर नहीं भी पता चलता तो हम कैसे देखते हैं कि या तो 41 का हो सकता है या 49 का, और फिर मैं किससे कंपेयर करूँगी उसको? 45 से। 45 2025 है, ये उससे बड़ा है, तो यानी किसका होगा? 49 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यानी ये मेरे पास कितना आ गया? 80 माइनस 49 और उसका 1/4, ये कितना बचेगा मेरे पास? 1 में हो जाएगा 31। अब आपको 31 का 1/4 करना है, तो जब आप ऐसे लिखते हो, जब ये आपके माइंड में है, तो क्या आप इसको ऐसे करोगे? नो, इसको उल्टा से देखो कि अगर ये 32 होता, 32/4 होता, तो ये 8 होता। ये कितना कम है? 1, यानी 1/4 कम है, तो यानी 0.25 कम है, तो यानी क्या आएगा? 7.75 आएगा। अब देखो, आप ये चीज़ नोटिस करना सीजीएल 2025 की शिफ्ट्स में भी कि ऑप्शंस कई बार बहुत, मतलब कई सारे क्वेश्चन में ऑप्शंस बहुत दूर दूर होते थे। ये क्वेश्चन लगने में टफ होता था बट कंसेप्चुअल होता था, बिना पेन के हो रहा होता था। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रखो, क्योंकि 2026 में भी यही होने वाला है। अगर वो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन देंगे ना, तो वो कंसेप्चुअल ज़्यादा देंगे और फिर बहुत ईजिली बहुत सारे लोगों के हो जाएंगे, वो लेंथी पेपर नहीं लगेगा तब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने बोला कि 32 और 8 देख के आपको 7.75 दिख गया।
अब मान लो यहाँ पे 7.5 भी होता है, 7.6 भी दे देता है, 7.2 भी दे देता है, मान लो उसको पंगे लेने होते, तो क्या आपको डायरेक्टली 32/4 देखते हैं आप? एक तो तरीका ये कि आपने कहा 8 से थोड़ा सा कम होगा, आपने 7.75 मार्क कर दिया, बट मान लो 7.85 भी दे देता, तो आपको इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें और क्या ध्यान होनी चाहिए कि 32/4 जब मैंने किया तो मैंने इसको 31 + 1/4 किया ना, तो यानी कि मेरे पास ये क्या होगा, 8 में से 1/4 जाएगा, तो इस 1/4 को मन में कैलकुलेट करने की आदत डालो कि 8 - 0.25 हो रहा है, तो इसलिए 7.75, ठीक है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपकी मन में हो जानी चाहिए थी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट राउंड में करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करना है। अगेन रूट माइनस रूट दिस दिया हुआ, ये भी फर्स्ट राउंड में करने के क्वेश्चन होते हैं। कैसे करोगे? अब देखो मैं ठीक है, नहीं पता 5776 का क्या रूट होता है, कैसे देखूंगी मैं? मुझे पता है 5625 किसका होता है, 75 का होता है। क्यों? 7 8 × 56 होता है, तो अगर 75 का स्क्वायर 5625 है मेरे पास, ये उससे बड़ा है और इसका यूनिट डिजिट 6 है। यूनिट डिजिट 6 कैसे आता है? 4 से या फिर 6 से, तो पक्का पक्का ये क्या हो जाएगा, 76। अब देखो इसी तरह से 4761 देखो, 4761 कहाँ से बन सकता है मेरे पास? 4900 क्या होता है मेरे पास? 70 का स्क्वायर। अगेन मैंने बोला 1 कब आता है? 1 और 9 से, तो ये किसका हो जाएगा, यानी कि 69 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 65 देखूंगी तो 6 7 से 42, तो 4225 होगा, तो पक्का पक्का ये क्या होगा, 69। तो ये क्या होगा, 76 - 69 × 1/2, ठीक है। ये मान लो अगर आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती भी, तो ये कितना हो जाएगा, 7/2, 7/2 इज़ डायरेक्टली 3.5, ठीक है। क्वेश्चंस ईजी थे, बस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ईजी लगेंगे, वो वाली बात थी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, ये भी फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन का क्वेश्चन है। इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे लिखना चाहिए ना, वो देखो। एक तरीका तो ये होता है इक्वल टू करके लिखो, मैं जो तरीका बताऊंगी ना वो थोड़ा सा आपको ईजी लगेगा। क्यों? आप इसको ऐसे लिखो, 40% ऑफ ए का मतलब 2/5 ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसको लिखो इस तरह से b/2। अब इसको यहाँ मत इक्वेट करो, इसको अलग से इक्वेट करो इस वाले पार्ट को, यानी कि मैंने बोल दिया b/2 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सी, ठीक है। 2 यहाँ से चला गया और ये क्या बन जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ गया a/b इज इक्वल्स टू 5/4 और यहाँ से मेरे पास आ गया b/c इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, b को बराबर बनाना है। अब देखो a तो तुम्हारा 5 आने चाहिए, b क्या आने चाहिए? अगर b को 4 कर दिए इधर तो c क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 5 4 8 ढूंढना है मेरे को, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर। कहने का मतलब ये था कि जितना तुम इसको a/b फॉर्म में लिखते हो ना जब आप लोग, तो आपको इक्वल बनाने में ईजी हो जाता है। जब ऐसे लिखते हो ना a b c, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। हम लोग ऐसे करते हैं ना, फिर हम इसको बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, जो गैप्स होते हैं इसमें सिली मिस्टेक की गलती हो जाती है। तो ट्राई करा करो इस तरह से फ्रैक्शन में लिख लो, थोड़ा सा कम मिस्टेक होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपको कहते हैं 2 कंटेनर से इक्वल कैपेसिटी वाले, ठीक है। अब देखो फर्स्ट राउंड का करने का क्वेश्चन है, येस ऑल्दो हल्का सा लंबा है, 2 लाइन का है, बट एक्चुअली में क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि साफ दिख रहा है इक्वल कैपेसिटी है, फिर दोनों की रेशो दी हुई है। अगर क्वेश्चन में पूरा नहीं भी पढ़ो तो समझ में आ रहा है कि अच्छा कुछ इक्वल कैपेसिटी है, फिर दोनों की रेशो, फिर फाइनल रेशो पूछ रहा है, ठीक है। आप पढ़ते देखो, मेरे पहले में मिल्क और वाटर 2:3 में है, ठीक है। पहले में मिल्क और वाटर 2:3 है, दूसरे में 3:2। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल बना लेंगे। ये भी 5 है, ये भी 5 है, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ये भी 5 हो गए, ये भी 5 हो गए, तो मिल्क और वाटर तो क्या हो गए, इक्वल हो गए 1:1, ठीक है। फटाफट हो गया, एकदम फास्ट वाला क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि 2 सक्सेसिव % डिस्काउंट्स के बाद 612 रुपये की चीज़ बिकी जिसका 800 रुपये MRP था, ठीक है। पहला डिस्काउंट ये था, दूसरा डिस्काउंट बता दो। अब देखो अगर तो पहला डिस्काउंट इसमें देते ना, अगर मान लो 14%, 23%, मान लो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होता और ऑप्शंस भी मान लो ऐसे आ रहे थे 12.5%, 12.5 तो चलो फिर भी 1/8 होता है, मान लो 23% ऑप्शंस में होता है इस टाइप से, तो मैं कहती कि इस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में नहीं करना, क्योंकि उस केस में कैलकुलेशन क्या होते थे, टफ हो जाते हैं। 23, 14 इनकी यूजुअली हमारे जो फ्रैक्शंस बनते हैं वो काटती नहीं है ना ईजिली, तो इसको मैं क्या कहती सेकंड राउंड में करो। बट अभी तो 10% टाइप लग रहा है, तो यानी कि इसको हम फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, 800, पहले 800 का पैसा क्या हो रहा है, 9/10 हो रहा है 10% डिस्काउंट से, फिर कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं है, और मिल कितने का रहा है उसको, 612 का मिल रहा है, ठीक है। 0 से 0 काट दो। अब देखो मुझे पता है 9 से भी कट रहा है और मुझे पता है 2 से भी कट रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली 18 से काट दूँ। 18 से काटने के लिए क्या करूँगी, 9 ये जाएगा और 40 ये हो जाएगा, तो 18 से किस पे जाएगा, 8 3 ज़र 54, 18 × 4, तो ये किस पे चला जाएगा अब 17 एंड 20, तो मेरा एफ क्या बचेगा 17/20, और 17/20 का मतलब क्या होता है 15% का डिस्काउंट, ठीक है। क्लियर है सबको? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ये बोला एक रिटेलर ने प्रोडक्ट को 60% अबव कॉस्ट प्राइस मार्क किया, यानी ये क्या दिया उसने, उसका मार्कअप दे दिया। फिर वो कहते हैं उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए 25 और 10% की, ये क्या दे दिया उसने, डिस्काउंट परसेंटेज बता दी। और फिर वो बता रही कि उसको इतना प्रॉफिट हुआ। क्या ये इजीली हो सकता है? यस। कैसे हो सकता है, हमारे पास होता है MP/CP, ये क्या होता है हमारा मार्कअप होता है।
देन हम बोलते हैं कि जो मेरा मार्क प्राइस था उसके ऊपर मैंने कुछ डिस्काउंट दिया तो वो मेरे को सेलिंग प्राइस दिया, ठीक है। मान लो उसने 2 ऐसी रेशो दे दी और फिर इसको मिला के इवेंचुअली जो हमारे पास बचते हैं वो क्या बचते हैं, SP अपॉन CP बचते हैं, जो कि हमें प्रॉफिट या लॉस दे देता है, राइट। देखो अब 10% है, 25% है, ईजी फ्रैक्शंस होती है, ठीक है। उसने मुझे 60% वो मार्क किया, तो 60% का मतलब क्या होता है हमारे पास 8/5। फिर उसने क्या किया 25% का डिस्काउंट दे दिया, वो क्या होता है 25% 1/4 यानी 3/4। फिर उसने क्या किया 9/10 कर दिया। इससे उसको मिल क्या रहा है, अब हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि क्या आएगा 4 2 8 54/50 आ गया, ठीक है। यानी कि मेरे पास 8% का प्रॉफिट हो रहा है। वो कह रहा है 8% की वैल्यू, वो तो बोल रहे प्रॉफिट 160 रुपये का हो रहा है। वो कह रहे कॉस्ट प्राइस बता दो कितने जर हो रहे हैं, 20 जर। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है 100%, तो 100% को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ जाएगा आपका 2000, ठीक है। फर्स्ट राउंड में करने का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्या ये ओरली करने का क्वेश्चन है 100%, क्यों, और फर्स्ट राउंड में करने का भी, ये तो रटी होनी चाहिए सबको, है ना। क्या होता है ये A+B गिवन है मेरे को और वो A³ + B³ निकाल रहे हैं। कैसे करोगे A+B³ के लिए, इसका होल क्यूब, K का होल क्यूब यानी 343। अब इधर क्या आएगा माइनस, क्या हो जाए 3AB क्या हो जाएगा x और 2/x इंटू A+B कितना है आपका 7x और x कटेगा, 3 2 6 6 7 42, 343 में से 42 जाएगा, आंसर क्या आएगा 301, ठीक है। बस यहाँ पे जो आप सिली मिस्टेक कर देते हो वो आप ये कर दोगे 343 माइनस 3 इंटू 7 कर दोगे, जो कि आपको x + 1/x = K होता है। तो आपको ये सिखा दिया जाता है ना, K³ - 3K कर देना, तो आप भी यही कर दोगे। लेकिन आप ये मिस कर दोगे कि यहाँ पे 1/x नहीं है 2/x है, तो इसके लिए जो 3AB वाला x इंटू 2/x होना था, x करके 2 बचना था, वो भी आना था यहाँ पर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि एक एजुकेशनल फंड है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, हो सकता है बहुत ईजी हो, एंड ऐसा तो नहीं कि 3 लाइन 4 लाइन का है, ठीक है। मैंने थोड़ा बड़ा लिखा तो 3 लाइन का लग रहा है, बट ये ऑलमोस्ट 2 लाइन्स का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि 6 लाख का एक एजुकेशनल फंड था, उस पर 9% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट मिला, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जो एनुअल इंटरेस्ट था ना, इसको 3 स्कॉलरशिप ग्रांट की, पहली स्कॉलरशिप 18 की, दूसरी 22,000 की, तो तीसरी बता दो। मतलब कितना ईजी क्वेश्चन है। तो इंटरेस्ट कितने का हो रहा है, ओरली सोचो, 6 लाख पे 9% यानी कि कितने 54,000 का। अब बोल रहे उसने 18,000 दे दी, उसने 22,000 दे दी, कितने दे दी उसने 40,000 दे दी, कितने बचेगा तीसरी जो बची स्कॉलरशिप है 14,000। क्लियर था ना, ओरली क्वेश्चन होगा। क्या आप एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आप ऐसे करोगे 9/100 ऑफ, नहीं ना, आप उस स्टेज से बाहर आ चुके हो, आई एम श्योर। नहीं आए हो तो अब आ जाओ, डायरेक्टली पता चलना चाहिए। 9 इंटू 6 54,000, 18 और 20 कैसे करते हैं, 18 का 2 करोगे 20 और साथ में 20 40, 54 में से 40 14। ये काम ओरली होना चाहिए था। ये भी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिकॉज आई एम टीचिंग, तो मुझे स्क्रीन पे लिखना है वाली बात है, नहीं तो क्वेश्चन ओरली करना चाहिए था, ठीक है। तो येस, फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन था और मोर इम्पॉर्टेंटली ओरल क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। अब देखो, अब ये देखो, जैसे आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो ना, तो आपको लग रहा है अच्छा, मतलब 2 चीज़ों में कुछ वो निकालने के बोल रहे हैं, रिलेशन निकालने को बोल रहे हैं, तो हो सकता है मैं फर्स्ट टाइम में ना पता चले, तो इसको फर्स्ट राउंड में क्या कर दो, स्किप कर दो, ठीक है। पढ़ने पर ज़्यादा टाइम ही मत में इसको, जैसे आपने देखा ना, अच्छा एक्स कुछ निकल रहा है, एक्स इन्वेस्ट कर रहा है, फिर वाई इन्वेस्ट कर रहा है और रिलेशन निकाल रहा है, चलो सेकंड टाइम में करते हैं, इसको रिस्क नहीं लेते, ठीक है। तो इसको आपने बोला सेकंड राउंड में कर लेंगे, टाइम ही वेस्ट नहीं किया, ठीक है। अब देखो बोल क्या रहा है वो क्वेश्चन में, कहते हैं x रुपीज़ को इन्वेस्ट किया 2 साल 5% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कितना हो गया 10% का इंटरेस्ट हो गया। वो बोल रहे हैं उससे y रुपीज़ इंटरेस्ट देते, यानी x रुपीज़ को जब मैंने 10% पे इंटरेस्ट है, यानी कि उसका क्या हो गया 1/10, वो मुझे क्या दे रहे y रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं रुपीज़ y इज़ इन्वेस्टेड फॉर 2 years at 5% सिंपल इंटरेस्ट, यानी y को भी क्या हो गया 10% यानी 1/10, तो वो z इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो y = x + z, ऐसा कुछ बना सकते हो, y = x + z नहीं बन रहा, y² = xz, ये देख के कर लेते हैं। उसने क्या बोले y क्या है आपके पास x/10 है, यहाँ से y निकालोगे तो y क्या आएगा 10x होएगा, स्क्वायर करना क्या आएगा y² = x/10 × 10z, 10 कट जाएगा, क्या बचेगा xz। तो येस, दिस इज़ माई आंसर, ठीक है। और क्योंकि ये नहीं हो रहा था तो मुझे पता चल गया सी भी नहीं होगा, क्योंकि प्लस का रिलेशन किसी तरीके से निकल नहीं पा रहा, ठीक है। तो और x² करके देखते तो भी प्लस कहाँ से हो रहा था, मतलब y और z को ऐड करते अगर आपको ये लाना होता y + z, देखो तो आपके पास क्या बचता x/10 + y/10, बट इसको आप x² कैसे लेके जाते, नहीं ना। लेकिन जैसे आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाला दिखा ना, तो आपने सोचा हाँ कुछ हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे प्लस तो कहीं हो ही नहीं रहे थे ना, मल्टीप्लिकेशन वाला सीन था, ठीक है। ये सोच है कि किस तरह से आपको थॉट प्रोसेस रखना है अपना, कि क्यों मैंने इसको चेक करना प्रेफर किया, मैंने ये क्यों नहीं कहा कि पहले मैं ये वाला चेक कर लेती हूँ x² वाला, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कहते हैं एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है। देखो किसका क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। और मैं हर बार बोलती हूँ क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा सा इग्नोर टॉपिक है, कई लोग छोड़ देते हैं, फिर उनको लगता है अरे टफ होता है टॉपिक बहुत ईजी है। प्रैक्टिस कर रखी है तो फर्स्ट राउंड में हो जाएगा, नहीं कर रखी तो आपको लगेगा मे भी टफ है तो इट्स ओके, तो आप सेकंड राउंड में कर लो, ठीक है। अगर आपका वीक पॉइंट है तो छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं, सेकंड राउंड में आना। ओके, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि एरोप्लेन है जो फ्लाई करे 300 मीटर की हाइट पे, मान लो यहाँ पर, वो कहते हैं नोटिस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स, मतलब उसकी दो साइड पे, ऑपोजिट साइड्स पे वो कहते हैं दो बोर्ड्स हैं जिनके एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको दिखते हैं 45 और 30। कितनी हाइट पे फ्लाई कर रही है, 300 मीटर की हाइट पे। अब क्या मुझे याद करवाने की ज़रूरत है, हर वीडियो में समझाती हूँ। 45 45 90 का ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि 1 1 √2 तो 300 है, तो ये भी 45 है, तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे भी कितना आ जाएगा मेरे पास, 300 आ जाएगा। 30 60 90 का ट्रायंगल होता है, हम क्या कहते हैं 30 के ऑपोजिट क्या होता है 1, 60 के ऑपोजिट क्या होती है √3 और 90 के ऑपोजिट क्या होती है हमारी साइड 2 होती है। अब ये क्या 30 के ऑपोजिट 300 है, तो यहाँ जो 60 होगा उसके ऑपोजिट क्या होगा 300 √3। जैसे ही आपने फिगर बनाया आपको मन में दिखा यहाँ 300 होगा, यहाँ 300 √3 होगा, मेरा आंसर आएगा 300 × √3 + 1, ठीक है। ये पार्ट तो मन में कर लिया, बट यहाँ पे प्लीज़ बहुत ध्यान से मार्क करना, गलती से माइनस मत मार्क कर देना, गलती से 1 + 1/√3 ये मत मार्क कर देना, थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लग रहा है हमारे को, बिल्कुल लग रहा है। अगेन जो पिछली बार उसमें बात बोली वही करोगे, कॉन्फिडेंट हो तो करो फर्स्ट राउंड में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस यूजुअली इतने डिफिकल्ट होते नहीं है एज सच। आई थिंक आज तक एसएससी ने मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन होंगे पूरे पीवाईक्यू में मिला के जो वाव वाला क्वेश्चन लगे, कोई हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन वही नॉर्मल सिनेरियो वाले होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हाउ कंफर्टेबल यू आर विद द टॉपिक, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, ठीक है, फिर क्वेश्चन करना शुरू करो। ऐसा ना हो आधे में कुछ फिगर बनाओ फिर पता चले फिगर में कुछ और हो रहा है, फिर आपके वो कुछ टाइम वेस्ट हो, ठीक है। क्वेश्चन कहते हैं कि एक 1.6 मीटर इन हाइट एक स्टैचू है, ठीक है, उसको एक पेडेस्टल के ऊपर है हमने टिका दिया, ठीक है, मतलब कोई पेडेस्टल होगा उसके ऊपर स्टैचू लगा हुआ है। वो कहते हैं एक लोकेशन ऑन द ग्राउंड, मतलब ज़मीन से एक पॉइंट से वो बोल रहे हैं कि जो स्टैचू का टॉप है ना, जो स्टैचू लगा है पेडेस्टल के ऊपर, उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और जो पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है सेम पॉइंट से, ठीक है, वो कितने 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की हाइट बता दो। मैंने बोला ये मेरा कोई पेडेस्टल है, ठीक है, इसके ऊपर ये मैंने कोई स्टैचू लगा दिया। वो बोल रहे किसी पॉइंट से, ज़मीन पे किसी पॉइंट से जो स्टैचू का टॉप है ना उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और पेडेस्टल का टॉप, जो पेडेस्टल का टॉप है वो मेरा स्टैचू का बॉटम भी है, यहाँ से वो कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। मीन्स उसने बोला ये 45 डिग्री और ये पूरा का पूरा कितना है मेरे पास 60 डिग्री। वो कहते हैं डिटरमाइन द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, उसने क्या बोला स्टैचू 1.6 है, यानी ये जो मेरे पास है ये मेरे पास कितना है 1.6 मीटर है। ऑल राइट, अब देखो दो तरीके हैं करने के। एक तरीका तो ये है कि इसके लिए एक एच कॉट समथिंग समथिंग वाला हो जाता है, ठीक है। मैं कभी भी मतलब चीज़ें रटना प्रेफर करवाना पसंद नहीं करती हूँ, एंड इवन दो आई प्रेफर कि कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो हमें हमेशा याद होने चाहिए जिससे क्वेश्चन छोटे हो जाए, बट वो रिजल्ट एल्जेब्रा में, ज्योमेट्री में, इन सब चीज़ों में ठीक लगते हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में मेरा लिटरली मैं बोलूँगी सिर्फ और सिर्फ ना जो एंगल वाले ट्रायंगल होते हैं 3 60 90 15 75 वाला चलो याद कर लो, और साथ में अपना 45 45 वाला याद रख लो, बस इसके अलावा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। और ऑब्वियसली आपको 60 30 90 और अगर कोई भी रैंडम एंगल आ जाए तो उसके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ बतानी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोला मैंने x, अगर ये मेरा x है तो 45 के हिसाब से ये भी मेरा x हो गया। अब सीधे सीधे हम क्या करेंगे 60 वाले पे क्या लगा देंगे, हमारा tan लगा देंगे, ठीक है। लेट मी रेज दिस पार्ट। अभी हमने क्या बोला था, अगर 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने क्या होता है √3, यानी जो x का √3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x + 1.6 मिलेगा, यानी x का √3 - 1 करोगे तो आपको 1.6 मिलेगा। पूछा क्या इसने हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या है x है, तो यानी x क्या है आपका 1.6 डिवाइडेड बाई √3 -1। अब इस मूवमेंट पे अगर क्वेश्चन को देखो क्या कहीं पे ऐसा ऑप्शन है 1.6 डिवाइडेड बाई √3 -1, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। जो इससे मैच कर रहा हूँ मैं वो बता रही हूँ अभी, ये भी नहीं है, क्या ये है, ये भी नहीं है, क्योंकि तो 1.6 × √3 -1 है, डिवाइडेड बाई नहीं है, तो यानी इसको क्या करूँ रैशनलाइज कर दूँ। अब इसको रैशनलाइज कैसे करोगे, इसका प्लस ऊपर जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा √3 + 1, नीचे क्या होगा √3 - 1 × √3 + 1 क्या हो जाएगा 3 - 1 2, 2 से काटो तो क्या बच जाएगा 0.8। सो माई आंसर इज गोइंग टू बी 0.8 × √3 + 1 विच इज़ वेयर है। सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो हाइट एंड डिस्टेंस में स्पेशली इन क्वेश्चन में जिनमें √3 + 1 √3 - 1 बच गया तो वो डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसलिए ऑप्शंस को ध्यान से मार्क करना, ठीक है। ऐसा ना हो क्वेश्चन ठीक करें और ऑप्शन गलत हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हो। कहते हैं इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल आर दिस,
फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द मेटल। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। क्या होता है 2/3 पाई r³ माइनस r³ होती थी हेमिस्फेरिकल शेल की वॉल्यूम। क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, रेडियस गिवन है, पहली बात तो ठीक है, हमने गलती नहीं की। डायमीटर गिवन होता तो हमें क्या करना पड़ता, हाफ करना पड़ता। 14 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब करोगे तो 7 का क्यूब 343 बाहर निकाल दूँ, अंदर क्या बचेगा 14 का क्यूब का मतलब 2 का क्यूब यानी 8, 8 माइनस 1 7। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया। अब एक सेकंड के लिए ऑप्शंस देखो, 59 यानी 5900, 50 5000, 5500 4500, तो 900 का फ़र्क, 500 का फ़र्क, 500 का फ़र्क, इसमें 1000 का फ़र्क। तो यानी कि जो मेरे ऑप्शन है वो कम से कम, मतलब कम से कम मेरे ऑप्शंस 500-400 पॉइंट्स दूर हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेशन कर सकती हूँ। और अगर मैं 3 को यहाँ पे लेके जाऊँ तो कितना होएगा मेरे पास, 4 0 114, ऑलमोस्ट 114 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो मैं इसको 114 पे छोड़ दूँ और इसका क्या करूँ मैं 4 × 11 कर दूँ। अब देखो इसको कैसे करोगे, सीधे सीधे कितना हो जाएगा 456, 456 को 11 से करना तो बहुत आसान है। 6 लिखोगे, 6 और 5 का 11 लिखोगे, 1 कैरी लिखोगे, 5 और 4 9, 9 और 1 कितना होता है 10, 10 का 0 यहाँ और एक 4 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो मेरा आंसर क्या आ गया 5016 और इसका नियरेस्ट ऑप्शन क्या होगा 5026 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे 104 पॉइंट समथिंग आया था, उस समथिंग को छोड़ दिया तो मेरा आंसर थोड़ा सा उससे क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा 5026 आएगा। आई होप 11 से मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा। ठीक है, चलो येस फर्स्ट राउंड में कर सकते थे इस क्वेश्चन को, नो प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। देखो अब ये देखो, ये कैसा क्वेश्चन है, राइट सर्कुलर कोन को वो कहते हैं 2 सेक्शन में डिवाइड कर दे, एक प्लेन पैरेलल टू द बेस से। ठीक है, और कहते हैं फ्रस्टम और स्मॉलर कोन की जो वॉल्यूम है वो 7:1 के रेशियो ऑफ हाइट बता दो। क्या है क्वेश्चन, ओरली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, अगर किसी ने इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो। नहीं किए तो चलो अब समझ लो, अब समझ लेना कि क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। वो कह रहे कौन था, ठीक है, वो कह रहे इस कोन को जब हम एक प्लेन पैरेलल टू दी बेस जब हम कट करते हैं तो हमें एक फ्रस्टम मिलता है। वो कह रहे इस फ्रस्टम की वॉल्यूम 7 है और इस ऊपर वाले छोटे कोन की वॉल्यूम क्या है 1 है। तो यानी मैं ये बोल सकती हूँ पूरे के पूरे कोन की वॉल्यूम क्या है 8 है। तो यानी कि मैं जो स्मॉल इज टू बिग देखूँ तो मेरे पास वॉल्यूम का रेशो कितना आ रहा है 1:8। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि इनकी हाइट का जो रेशो होगा वो क्या होगा 1:2। यही बोलेंगे, यही होता है ना हमारे पास। वॉल्यूम क्या होती है 3 डायमेंशनल, हाइट क्या है 1 डायमेंशनल, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये पूरे के पूरे कोन की हाइट 2 थी तो ऊपर वाले छोटे कोन की हाइट 1 थी, तो फ्रस्टम की हाइट भी कितनी होगी 1 होगी ना। तो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, आंसर क्या आएगा 1:1। ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहते हैं इफ द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू इट्स एरिया। अभी पिछली उसमें क्वेश्चन में बताया कि 1 डायमेंशन में अगर कोई चीज़ x टाइम्स हो रही है तो 2 डायमेंशन में, यानी कि 2 डायमेंशन क्या होता है एरिया, 1 डायमेंशन क्या होता है हमारा साइड हो गया, पेरीमीटर हो गया, डायगोनल हो गया। ठीक है, 1 डायमेंशनल चीज़ अगर x हो रही है तो एरिया यानी 2D में क्या होगी x² और वॉल्यूम यानी 3D में वो कितनी हो जाती है x³। तो अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड डबल हो रही है यानी ×2 हो रही है तो एरिया कितना हो जाएगा ×2 का स्क्वायर यानी कि ×4। डबल, ट्रिपल, इंक्रीजेज 6 टाइम्स, नो क्वाड्रपल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलता है। सिलिंड्रिकल स्टोरेज कंटेनर है, ठीक है, उसका वो कहते हैं बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर है। अब देखो किसी को मेंसुरेशन से डर लगता है ना, और जैसे उसने क्वेश्चन देखा और मान लो ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया तो उसी मोमेंट में स्किप करो, पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और कि पहले पढ़ लेते हैं फिर सोच लेते हैं फिर दोबारा सोचेंगे, नहीं, उस मोमेंट में स्किप कर दो, बाद में आना। ठीक है, क्वेश्चन में कहते हैं कि ठीक है उसका बेस रेडियस उसने क्या बोलते 3 दे दिया। वो कहते हैं उसको सेक्शंस है, मतलब इस टाइप का कुछ होगा ना, जैसे टंकी टाइप होती है, मान लो ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, ऐसे ऐसे उसके सेक्शंस बने हुए कई सारे। वो कहते हैं जो एक सेक्शन है ना सबसे नीचे वाला वो कितना है 2 सेंटीमीटर का, यानी कि सबसे नीचे वाला सेक्शन छोटा है, फिर उससे ऊपर वाले सेक्शन की हाइट उससे ज़्यादा है, फिर उससे ऊपर वाले सेक्शन की हाइट उससे ज़्यादा, ये बोल रहा है वो। और कहते हैं फाइनल जो सेक्शन है ना उसकी हाइट वो देता है 10 सेंटीमीटर, यानी कि पहले की 2 होगी फिर उसकी कुछ होगी कुछ होगी कुछ होगी। ठीक है, और कहते हैं टोटल 5 सेक्शंस है। तो कहते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बता दो। ठीक है, रेडियस उसने कितना बोला था, जस्ट अ सेकेंड, 3 सेंटीमीटर बोला था, रेडियस उसने बोला 3 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब मेरी हाइट क्या आएगी 2 प्लस समथिंग समथिंग प्लस 10 आएगी। अब मुझे नहीं पता है कितनी आएगी, लेकिन मुझे पता है AP है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5 है। तो अभी पिछला ही मैंने अभी जो ऑल ओवर का मॉक कराया ना उसमें AP GP HP पूरे रिवाइज करवा दिए थे, टॉपिक ही AP का क्वेश्चन आया था एवरेज से रिलेटेड। तो AP का सम क्या होता है अपने पास n/2 × A + L, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा 5/2 × 12 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा हमारे पास। तो यानी इस सिलेंड्रिकल जो मेरी फिगर है उसकी हाइट कितनी आ गई 30।
निकालना क्या है मेरे को, वॉल्यूम निकालना। उसने क्या बोला, पाई को 314 3.14 यूज़ करो, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। इसको इससे काट दो। अब देखो, अब वंस यू हैव रीच दिस स्टेज ना, एक सेकंड के लिए अपने ऑप्शंस पे नज़र मारते, क्या सारे के सारे ऑप्शंस का यूनिट डिजिट अलग है? येस। कितनी बड़ी एडवांटेज होगी सोचो। एक तो वैसे भी बहुत दूर है, 7 की लाइन में, 8 की लाइन में, 9 की लाइन में, 11 की लाइन में, तो मतलब मैं अप्रॉक्सीमेशन करके तो निकाल ही सकती हूँ फॉर श्योर। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, 8 6 0 4 और सबके बाद एक के बाद जीरो, और मेरे पास भी तो यही बचे, नीचे एक जीरो हो जाए। 9 3 से 27, 7 4 से 20, मतलब मेरा आंसर 0.8 आना चाहिए 1000%। भाई मुझे ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेट करने की, तो क्या आएगा मेरा आंसर 847.8 आएगा। ठीक है, मान लो ऐसा ना होता तो कैलकुलेट करने के लिए कैसे करते, इसको पहले कर लो, 9 3 से 27 पहले करो। अब 314 को 2 से तो बहुत ईजिली कर सकते हो, 6280 बन जाएगा, और फिर 314 को 7 से कर दो, और फिर उसको कर दो, ऐड कर दो और जीरो लगा देना। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन यहाँ इस स्टेज पे जब पहुँच जाओ ना, कि जब काट लिया, ठीक है, पहले कट करो, फिर हैव ज़ीरोज़ इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, हैव ज़ीरोज़ इन डिनोमिनेटर, ताकि आप नीचे से, अब इसको 2 से काट देती 5, फिर 157, कोई सेंस थी नहीं थी ना, फिर 5 से डिवाइड करना पड़ता, कोई सेंस नहीं बनती उसकी। तो पहले उस नीचे जीरो रखो, मेंटेन करो, और फिर उसके बाद ये देखो क्या यूनिट डिजिट से कुछ काम बन रहा है तो वेल एंड गुड, उसको टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे, स्लोप ऑफ द लाइन सबको पता होना चाहिए इसका। तो अगेन ये भी ओरल क्वेश्चन था, mx प्लस सी, ये अगर मेरी जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होती है तो m क्या होता है, मेरा स्लोप होता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, 4y इक्वल्स टू -7x प्लस 8, तो मेरा स्लोप क्या आएगा, y इक्वल टू -7/4 बनेगा, ऑप्शन ए। अगेन इसमें भी मार्क ध्यान से करने, कभी माइनस छूट जाए या कभी उल्टा कर दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ऐसे जो लोग मेरी वीडियोस ऑलरेडी देखते हैं उनको पता होगा, अगर इस स्लोप का क्वेश्चन आया था ना, तो मैं पूरा यहाँ पे स्लोप, अगर स्लोप परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल, तो वो सब समझा देती हूँ। बट आई थिंक जो ये प्रैक्टिस सेट्स है, इसमें लोग चाहते हैं कि वीडियो थोड़ी छोटी रहे, तो मैं नहीं करवा रही। बट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे करवाऊँ कि जैसे स्लोप का क्वेश्चन था, तो मैं स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या होता है, दो लाइंस के अगर स्लोप m1 m2 है तो थीटा, उनके बीच में अगर एंगल है तो थीटा का किस तरह से निकाल सकते हैं, टैन थीटा, सारी स्लोप से रिलेटेड चीज़ें रिवाइज करवा दो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह से करवाऊँ तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, फिर जैसे भी मेजॉरिटी होगी उस हिसाब से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन 1 एट ईच वर्टेक्स। अरे भाई 360 डिग्री, कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका और कितनी बार मैं करवा चुकी हूँ कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होते हैं, नो मैटर कितने भी आपके जो है एंगल्स हो, मतलब कितने भी साइड्स हो आपके पॉलीगन की। और इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ठीक है, और एक इंटीरियर एंगल आई प्लस एक एक्सटीरियर एंगल मिला के क्या देते हैं, हमें लीनियर पेयर देते हैं। ठीक है, अगेन ये ओरल क्वेश्चन था, आप खुद देख लो सीजीएल 25 की कोई भी शिफ्ट उठा के, आपको कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी था अच्छे वाला, लेकिन क्वेश्चन में 2 सेकंड का मिलता, क्वेश्चन पढ़ते आंसर मार्क करने का था। ठीक है, क्वेश्चन 18 पे चलते हो, कहते हैं ट्राइंगल है ABC, मीडियंस उसके ये हैं, सेंट्रॉइड जी पे मिलते हैं, GBC का एरिया बता दो। अगेन ओरल क्वेश्चन है, जिसको भी कॉन्सेप्ट आता था ना उससे सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर मार्क किया होगा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जिसको नहीं आता था वो पहले बनाएगा। ये भी अभी ऑलिव बोर्ड के इसी वीकेंड वाले मॉक में करवाया है। क्या बोल रहे हो, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, उसने बोला AD उसका एक मीडियन होगा। ठीक है, एक उसका यहाँ पे BE मीडियन है, ये एक उसका CF मीडियन है। ठीक है, ये कहाँ पे मिल रहे हैं, G पे मिल रहे हैं। अगर ये सब G पे मिल रहे हैं तो आपको ये 2-3 फिगर्स जो है ना हमेशा ध्यान रखनी है इस तरह से कि ये G सेंट्रॉइड होता है अगर, तो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। और क्या होता है, ऑब्वियसली 1/3 हो जाएगा। फिर तो उसने GBC पूछा था, तो ये GBC इसका एरिया क्या होता है 1/3, तो 60 का 1/3 क्या आया 20। इसी तरह से एक और फिगर अपने पास कैसी बनती है, अगर मैं ये बना दूँ, ठीक है, और मैं इसके सारे के सारे ऐसे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ। ठीक है, तो वाइट वाले पार्ट से देखना, जो ये वाइट वाला ट्राइंगल है फर्स्ट, ये इधर वाला ट्राइंगल, और इधर वाला ट्राइंगल, और ये इधर वाला ट्राइंगल, ये चारों का क्या होगा, इक्वल एरिया होगा। यानी हम किसको बोल रहे हैं, सारे के सारे मिड पॉइंट्स ज्वाइन करें। ठीक है, मैंने मीडियन बना के दिखाया था, यहाँ बनाया नहीं, तो 1 1 1 1 इन चारों का एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर इस तरह की फिगर दे दे, वो आपने बनाई जैसे आपने देखा ये वाला है, तो सीधे इसका एरिया क्या होगा 1/4 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि गिवन है चीज़, इसको वैल्यू ऑफ x निकाल दो। अब देखो इसके अंदर रैशनलाइज करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। जब भी कोई चीज़ दिखे ना, ये वाली फॉर्म दिख जाए, a+b डिवाइडेड बाई a-b, हमेशा हमेशा आपके दिमाग में CND कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आ जाना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास
रूट 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट 5 माइनस एक्स, सॉरी पूरे पे रूट है। हमारे पास क्या होता है कॉम्पोनेंट, कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी है अपने पास, और ये एक्स बाई वाई है, तो हम बोल देते हैं ए बाई बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, यही करते हैं हम। तो यहाँ पर ए क्या होगा अपने पास अंडर द रूट 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 5 माइनस, कितना हो जाए 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 2/1, करेक्ट। अब इसको क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ। अब क्या बचेगा मेरे पास 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना बचेगा मेरे पास 4/1, तो कितना हो गया 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4x, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सो आंसर इज 3। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, जब भी a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी टाइप की फॉर्म दिखे तो इसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज़ करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। वो कहते हैं दो सर्कल्स हैं, उनका रेडियस है इन द रेशियो 2:1, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये डिस्टेंस ये, यस ऑफ कोर्स फर्स्ट राउंड में करने का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास डी सी टी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, हम बोलते हैं डी से डायरेक्ट होता है, डी से हम बोलते हैं डिफरेंस होता है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर होता है, राइट। क्या है उसके टेंजेंट की वैल्यू 8 है, तो क्या हो गया 64 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना हो जाएगा 100 माइनस, अब देखो उसके रेडियस किस रेशो में है 2 और 1, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं 2x 1x, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 36, x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 6, अगर x की वैल्यू 6 है तो मेरा छोटा वाला रेडियस कितना हो जाएगा 6, बड़े वाला कितना हो जाएगा 12, सो माय आंसर इज 6। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 का कहते हैं एक सर्कल है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, कॉर्ड 6 सेंटीमीटर के कॉर्ड 6 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल दो। क्या ये क्वेश्चन ओरली हो सकता है, येस। मतलब सर्कल जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट थ्योरम हम यही पढ़ते हैं और इसके करते हैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। क्या होता है ये हमारा ट्रिपलेट बनता है, किसका ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का। 6 क्या दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, 10 क्या है मेरे को हाइपोटेन्यूज रेडियस, तो ये क्या है मेरे पास कॉर्ड का हाफ होता है, यही होता है ना मेरे पास। तो मेरी कॉर्ड कितनी आएगी 16 सेंटीमीटर की आएगी। जस्ट इन केस किसी को समझ में नहीं आया कि ओरली कैसे कर लिया, तो फिगर बना के देखोगे तो आप क्या मिलेगा आपको, ये कितना मिल जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, ये 10 मिलेगा, तो 3 4 5 का सेकंड मल्टीपल है ये, तो ये कितना हो जाएगा 6 8। लेकिन कॉर्ड तो क्या करती है सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे तो उसको बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 8 है तो ये भी 8, तो मेरा आंसर क्या आएगा 16। ठीक है, फर्स्ट राउंड में प्लस ओरल हो जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, सो यस फर्स्ट राउंड प्लस ओरल। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलो। अब देखो tan a प्लस कॉट ए, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार 2 सेकंड देखा आपने, अच्छा ठीक है, इससे तो मेरे को पता है कि tan a प्लस कॉट ए ना इक्वल टू 1/sin इंटू कॉस होता है, यानी सीकेंड इंटू कॉसिकेंड होता है। पर फिर आपने देखा क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है यार ये सीकेंड का स्क्वायर कहाँ से लाऊं और कोसिकेंड का क्या करूँ फिर, और tan a इंटू कॉट ए 1 दे रहे तो एक बार में स्ट्राइक नहीं हुआ, तो इसको क्या किया स्किप किया, इसको लास्ट में आके करेंगे। ठीक है, इवन दो 22 है, लेकिन क्या पता ना 23वां 24वां 25वां क्वेश्चन बहुत ईजी हो, तो इस पर पहले क्यों टाइम वेस्ट करना, तो पहले 23 24 25 करोगे फिर 22 पे आओगे। ठीक है, चलो मैं तो करवा देती हूँ पहले। ठीक है, हम तो कर ही लेते हैं यहाँ पे, ये सब बात समझ में आ गई ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जैसे ही मुझे दिखाना tan a प्लस कॉट, उसने बोल दिया कितना मेरे पास 4 है, tan इंटू कॉट बोल दिया। ठीक है, अब tan इंटू कॉट का यूज़ कहाँ होएगा यार, सोचो कब होगा, जब आप इसको होल स्क्वायर कर दोगे, होल स्क्वायर करके आपको tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए मिलेगा, फिर क्या करोगे, फिर पहले ये देखो कि जो निकालना है उसके लिए चाहिए क्या, मेरे को जो निकालना है उसके लिए मेरे को क्या चाहिए tan स्क्वायर चाहिए प्लस सीकेंड स्क्वायर, मुझे पता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, यानी अगर मुझे कहीं से 1 प्लस 2 tan स्क्वायर यानी कि मुझे कहीं से tan स्क्वायर मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। अच्छा, तो अगर मैंने tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर निकाला था, फिर मेरे पास उससे मैं tan ए माइनस कॉट ए पे जा सकती हूँ, येस, और उससे मेरे को tan मिल जाएगा, येस और नो, राइट। तो क्या मैं इसको टेक्निकली ये क्वेश्चन जो आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे लिख दोगे, tan माइनस कॉट लिख दो। ठीक है, a प्लस बी से हम a माइनस बी कैसे जाते हैं, अगर ये k होते तो हम जाते k स्क्वायर माइनस 4 जाते हैं, राइट, 4ab जाते हैं। यहाँ पे a भी कितना है मेरे पास 1 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 16, 4 का स्क्वायर माइनस 4 और a भी तो मेरे पास 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास अंडर द रूट 12, अंडर द रूट 12 कितना होता है मेरे पास 2√3 होता है। ठीक है, तो हमारे पास आ चुका है tan प्लस कॉट इज इक्वल्स टू 4 एंड हमारे पास आ गया tan माइनस कोट इज इक्वल्स टू 2√3। तो यहाँ से जब tan निकालोगे तो कितना बच जाएगा 2 प्लस √3 बचेगा, यही करते हैं ना, दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3। निकालना क्या है मुझे ये, तो इसको कैसे करोगे 1 प्लस 2 इंटू tan का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 3 प्लस
4√3, ये कितना हो जाएगा 4/3 7, 7 2 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 8√3 हो जाएगा 4√3 इंटू 2। ठीक है, सो माई आंसर इज 15 प्लस 8√3। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एज इन फर्स्ट राउंड में अटैम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, हो सकता है फर्स्ट राउंड में स्ट्राइक भी नहीं करेगा कि करना क्या है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे जाते हैं। क्या ये क्वेश्चन में पेन उठाने की ज़रूरत है? डेफिनेटली नॉट। ये क्या होता है? साइन क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये ऑप्शन गया आपके पास, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया पहली बात तो, क्योंकि भाई हाइपोटेन्यूज तो 1 + x² है, तो वही आना है। ठीक है, जिसको नहीं भी पता था उसके लिए, और जिसको पता था उसको तो बहुत अच्छे से पता ही होगा कि हमारे पास ये 2x 1 - x² और 1 + x², ये क्या होता है? हमारे पास एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल होता है। इसी ट्राइंगल को हम 2 tan थीटा 1 - tan² थीटा और 1 + tan² थीटा करके भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होता है? इसका बेस, तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या आता है? cos थीटा। ठीक है, चलो ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल भी पता होना चाहिए और ये कॉमन सेंस भी यूज़ कर लेनी चाहिए थी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बाकी के तीनों ऑप्शन में तो हाइपोटेन्यूज ही अलग आ गया ना। कॉस के किस में हाइपोटेन्यूज, तो भाई उसका सेम रहना चाहिए, तो वो किस में था? सिर्फ बी में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलो। अब देखो ये वो क्वेश्चन है, अगेन ईजी, इनफैक्ट आई वुड से वेरी ईजी, कुछ करना ही नहीं है, कॉमन निकालने का क्वेश्चन है, बट प्रोन टू सिली। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, वैसे तो देखो सच बोलूँ तो सिली भी नहीं हो सकती इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको साफ पता चल रहा है आप इसमें से कुछ 5 का निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? इसमें भी 5 का क्यूब बच जाएगा, ये 0.1 का क्यूब बच जाएगा, तो बाहर भी 5 का क्यूब करना पड़ेगा, तो 125 वाला ही आएगा आंसर। लेकिन मान लो वो ऐसे दे देता, अगर ये इसके ऑप्शंस होते ना तो हो जाता आपका कांड। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाती कि आपने जीरोस कितने निकाले और 5 कितना कॉमन निकाला, उसके कितने जीरोस थे, कितने डेसिमल थे, वो सारा का सारा खेल हो जाता है। ठीक है, तो पता चला कि क्योंकि मेरे ये सब अलग थे, 25 125 5 75 था, और मुझे पता चला क्यूब की फॉर्म में कुछ बाहर निकला, तो मैंने डायरेक्ट मार्क कर दिया। लेकिन अगर मुझे ये पॉइंट्स वाला होता तो मुझे ध्यान से सॉल्व करना पड़ता। कैसे सॉल्व करना पड़ता? 0.25 का क्यूब प्लस 0.05 का क्यूब है, डिवाइडेड बाई 0.5 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब है। ये तो मुझे साफ दिख गया कि मैं इसमें से कुछ 5 निकाल दूंगी, 5 निकाल दोगे इसमें से, तो 0.5 का क्यूब और 0.05 का क्यूब बन जाएगा। लेकिन देखना ये कि 0.05 बाहर निकालना है, 0.5 बाहर निकालना है, 5 बाहर निकालना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, इस केस में क्या बाहर निकल रहा है? 0.5। क्यों? क्योंकि देखो करके कैसे, देखो आप सोचो कि आपको 25/100 को कुछ किस चीज़ से निकालना है कि आपको 5/10 बनना है। ठीक है, ये मैं बहुत डिटेल में लिख के बता रही हूँ कि जिसको ऑरली कैलकुलेशन नहीं हो पाती, तो 5 जाएगा, 0 जाएगा, तो आप निकाल के रहे हो, आप 0.5 निकाल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 अगेन। अब देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें भी इसने क्या एडवांटेज दे दी आपको कि इसमें भी क्या हो रहा है कि 5 कॉमन निकाल रहे हो और उसका क्यूब हो रहा है, तो पक्का पक्का आंसर तो क्यूब की फॉर्म में आना है, तो 1/125 वाला आना है। लेकिन अगर इसमें भी जीरोज़ वाला सीन होता तो हमें पूरा पूरा ध्यान से करना पड़ता। इस केस में क्या था? 0.05 का क्यूब प्लस 0.005 का क्यूब डिवाइडेड बाई 0.25 का क्यूब प्लस 0.025 का क्यूब। अब देखो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है इसमें? सेम है जीरोज़ के बाद, तो यहाँ पे भी क्या कॉमन निकलेगा? इसमें से निकलेगा। अब ऊपर पिछले वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में निकला था, इसमें यहाँ निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? 5, तो ये क्या बन जाएगा? 1/5 का क्यूब यानी कि 1/125। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फीडबैक दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर देना, और पहले वाले वीडियोज़ भी देख लेना। ठीक है, ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।